भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री भी कर रहे शिरकत। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विमर्श। लातेहार दौरे के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने जिले के बहुमुखी विकास के लिए विजन एंड एक्शन प्लान का दिया सुझाव। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, छात्राओं से भी संवाद। रांची में आज से प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय मैराथन बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा समेत समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा की उम्मीद। और जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम, 4 आधार और 1 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के सम्मेलन का कल उद्घाटन किया था। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल हो गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भुवनेश्वर में गिरिडीह जिले के निमिया घाट के तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर राणा को वर्ष 2024 के लिए बेस्ट थाना का अवार्ड दिया। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन थाना प्रभारी को सम्मान स्वरूप ट्रॉफी सौंपा। गौरतलब है कि देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाने में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत निमिया घाट को मिला है। लातेहार दौरे के क्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक हैं उसे 100% पूर्ण करें। साथ ही जिले के बहुमुखी विकास के लिए विजन एंड एक्शन प्लान तैयार कर कार्य करने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लातेहार सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिशु वार्ड, डायलिसिस सेंटर, आयुष्मान सेंटर समेत अन्य वार्डों की गहनता से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लातेहार का भी अवलोकन किया। इस दौरान वे छात्राओं से मुखातिब हुए और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार लोग मुलाकात कर उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दे रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी श्री सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्यार, आशीर्वाद और समर्थन के लिए सभी का आभार जताया।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। सरकार ने 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसे देखते हुए अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री का होना जरूरी है। इधर मंत्री बनने के लिए विधायकों ने लॉबिंग तेज कर दी है। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में हैं और कुछ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत कराया है। इधर विधानसभा के विशेष सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। उसके अगले दिन 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का 11 दिसंबर को सदन में अभिभाषण होगा। उसी दिन दूसरी पाली में सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विशेष सत्र के आखिरी दिन 12 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर शहीद के वंशज की अनदेखी का आरोप भी लगाया। आज भी हॉस्पिटल का सही रूप से नहीं चला, चिकित्सा का अभाव से जो भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का मृत्यु हुई। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में हार की आज समीक्षा कर रही है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल हो रहे हैं। ये बैठक 2 सत्र में बुलाई गई है। दूसरे सत्र में चुनाव प्रभारियों से हार के कारणों को जानने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में भी एक बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को हार के कारणों से अवगत कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आलू ले जाने पर लगी रोक को रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने जन विरोधी बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 3 दिनों से झारखंड में आलू पर लगी रोक के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दुकानदार से ग्राहक तक परेशान हैं। श्री सेठ ने कहा कि एक तरफ झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल हुई, वहीं दूसरी तरफ ऐसा जनविरोधी कदम उठाया है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार से अविलंब हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इधर झारखंड चैंबर ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम पर चिंता जताई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले के समाधान की दिशा में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इस सिलसिले में चैंबर अध्यक्ष परेश गटानी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि आलू की आपूर्ति के लिए झारखंड का बाजार पश्चिम बंगाल पर काफी हद तक निर्भर है। पश्चिम बंगाल द्वारा सीमा क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों को रोकने से झारखंड के बाजार में आलू की आवक प्रभावित होगी, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जामताड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कालाझरिया, मोहनपुर और रंगामाटी गांव में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम कार्ड, 4 आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद किए हैं। ये शातिर अपराधी लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और बिजली बिल का भुगतान करने से संबंधित बातों का झांसा देकर ठगी किया करते थे। मोडस अटेंडी है, वो फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से अपना ओटीपी और इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेता था। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करते थे और उसके आधार पे जो है ना ये साइबर अपराध कार्य करते थे। इनके पास से लगभग जो है ना 18 मोबाइल मिले हैं और ATM कार्ड 1 मिला है, सिम कार्ड 16 मिला है, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर ID और एक मोटरसाइकिल जो है इनकी बरामदगी हुई है। रांची में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिरौती के लिए अपहरण मामले में गिरफ्तार इन अपराधियों के पास से
5 मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। खरसीदाग ओपी अंतर्गत जेएसएससी कर्मी के फिरौती के लिए अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए अपहृत को उनके वाहन सहित सकुशल बरामद कर लिया। बोकारो में अवैध बालू के खिलाफ खनन विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत काला पत्थर के समीप विशेष अभियान में बालू का अवैध रूप से खनन और परिवहन करते 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7 करोड़ 43 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों के रोकथाम के टीके दिए जाते हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 26 लाख टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 27 करोड़ 77 लाख टीके की खुराक दी गई है। रांची में आदिवासी महिला पुरुषों का एक समूह मोटे अनाजों के संग्रह और प्रोसेसिंग के बाद ट्राइफेड के सहयोग से इसे बड़े शहरों के साथ साथ कई अन्य देशों में निर्यात करने में जुटा है। इससे अनाजों का उत्पादन कर रहे किसानों को तो लाभ हो ही रहा है, समूह से जुड़े लोगों के लिए भी यह आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम साबित हो रहा है। रांची में आदिवासी महिला पुरुषों का एक समूह परंपरागत मोटे अनाजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इनके समूह का उद्देश्य देश और दुनिया में सेहतमंद मोटे अनाजों को सर्वसुलभ बनाने के अलावा इसके उत्पादन में लगे कृषकों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाना और मोटे अनाजों की खेती के प्रति किसानों में दिलचस्पी पैदा करना भी है। इस समूह द्वारा संग्रह और पैकिंग किए गए खाद्यान्नों को दुनिया भर के इसके चाहने वालों तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड ने अपने कंधे पर ले रखा है। समूह से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र से उन्हें काफी बल मिला है। हम लोग काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं और इस काम में तकरीबन हम लोग जो है ना 5000 के करीब जो है जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल का जो मंत्र हम लोगों को दिए हैं, तो इसमें काफ़ी हम लोगों को फायदा हो रहा है। इस समूह द्वारा देश विदेश भेजने के लिए ट्राइफेड को दिए जाने वाले अनाजों में गोड़ा चावल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, कुर्थी की दाल और मड़ुआ का आटा समेत अनेक पौष्टिक खाद्यान्न शामिल है। उड़द का दाल, कुर्थी का दाल, गोड़ा चावल, मड़ुआ इत्यादि हम लोग बहुत सारा चीज है जो कि ट्राइफेड को हम लोग दे रहे हैं देश विदेश। इन अनाजों की स्वच्छता और गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए ट्राइफेड को दिए जाने से पूर्व इन अनाजों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। समूह से जुड़े लोग छोटे और मंझोले किसानों से खाद्यान्न संग्रह करते हैं और फिर बिल्कुल ही घरेलू और परंपरागत तरीके से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और अलग अलग वजन के पैकेट बनाकर इसे ट्राइफेड को सुपुर्द कर दिया जाता है। उड़द का दाल जैसे हम लोग किसान से खरीदते हैं और खरीद के ला के हम लोग उसको चुन बीज के और बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग भूनते हैं। भूनने के बाद हम लोग जाता में दड़रते हैं। दड़रने के बाद उसको सूप से हम लोग फटकते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद उसको पैकेजिंग करते हैं। आधा किलो 1 किलो का पैकेजिंग भरते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है मोटे खाद्यान्नों को बढ़ावा देने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना तो है ही, इसके जरिए परंपरागत किसानों को फायदेमंद कृषि की ओर ले जाना और दुनिया के खाद्यान्न बाजार में भारत को स्थापित करना भी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलैया डैम का जल्द कायाकल्प होगा। इसके विकास के लिए इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यहां पर करीब 34 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से पर्यटन और पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि इससे यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल सकेगा।
प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती झारखंड को अगले वर्ष जनवरी में 4 राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। राज्य को एसडीएफआई की जिन प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है उनमें अंडर 19 और अंडर 14 बालिका वर्ग एथलेटिक्स, अंडर 19 बालिका वर्ग टेनिस, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग ट्रैक साइकिलिंग तथा अंडर 19 बालक बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में देश के विभिन्न राज्यों और संघों की 45 टीमें भाग लेंगी। ये सभी प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एसडीएफआई राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पौधों में जीवन के अस्तित्व की खोज करने वाले रेडियो विज्ञान के जनक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की आज जयंती मनाई जा रही है। कि फादर ऑफ रेडियो साइंस कौन है? क्या आप जानते हैं कि किसने कहा था पौधों में भी जान होती है और उनमें भी भावनाएं होती हैं? उस शख्स का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। रेडियो विज्ञान के जनक सर जगदीश चंद्र बोस ने जीव विज्ञान और भौतिकी में कई आविष्कार किए। उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया जो पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। पौधों पर तापमान का असर होता है, ये भी सबसे पहले सर जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया। उन्होंने ऐसा पाया था कि सभी पौधों और पौधों के सभी भागों में जानवरों की तरह ही एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को मापा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। बोस ने वायरलेस संचार की खोज की और इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा रेडियो साइंस के जनक के रूप में नामित किया गया था। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल के ररौली गांव में हुआ था। आज सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती है। सर जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद वे कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद 1884 में भारत लौटे। विज्ञान के क्षेत्र में सर जगदीश चंद्र बोस ने कई अहम योगदान दिए हैं। बोस एक जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक भी थे। बोस को व्यापक रूप से माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान को शुरू में अंग्रेजों ने भी नहीं माना। उन्हें रॉयल सोसाइटी में पढ़ने तक की अनुमति अंग्रेजों ने नहीं दी। इसी के विरोध में उन्होंने प्रण लिया कि वो भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों को भारत के लोगों को सिखाएंगे। बिना 3 साल वेतन लिए वो भारतीय लोगों को भौतिकी के पाठ पढ़ाते गए। आखिरकार अंग्रेज उनके सामने झुके और उनकी प्रतिभा को माना। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आज जिस विज्ञान की क्षेत्र में हम छलांग लगा रहे हैं उसकी नींव सर जगदीश चंद्र बोस जैसे तमाम भारतीय वैज्ञानिकों ने रखी है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए और स्वदेशी तकनीकी पर देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए देश की आजादी से पहले से काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला के उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले में विभिन्न पीवीटीजी समुदाय बाहुल्य और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के 700 से अधिक स्थानों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिले के लगभग 3000 सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं पीवीटीजी समुदाय बाहुल्य गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पौधों में जीवन के अस्तित्व की खोज करने वाले रेडियो विज्ञान के जनक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है।
कोडरमा में उप विकास आयुक्त ऋतुराज और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की टीम ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई कूप संवर्धन योजना समेत अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अबुआ आवास योजना का जियो टैगिंग करते हुए आवास निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाते हुए खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश दिए। साथ ही इनके अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई करने की हिदायत दी। चतरा में साप्ताहिक जनता दरबार के माध्यम से उपायुक्त रमेश घोलप और अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सनी राज ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द मामले के निष्पादन का भरोसा दिलाया। रांची उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए। उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित सभागार में एक अन्य बैठक में संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर रहने की हिदायत दी। पाकुड़ में चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए शेष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज पुलिस लाइन पाकुड़ में होगी। इसे लेकर कल समाहरणालय सभागार में पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। बोकारो में आगामी 8 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि जिले में 3,53,551 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है, जिसे 100% प्राप्त करने की कोशिश होगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात फेंगल के प्रभाव से मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। इस वजह से पारा गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ सकता है, जिससे कनकनी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। चक्रवाती तूफान फेंगल आज दोपहर पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। पुडुचेरी प्रशासन हाई अलर्ट पर है और व्यापक आपदा प्रबंधन उपाय लागू किए गए हैं। गहरे दबाव के कारण बने चक्रवाती तूफान से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुडालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम जिलों के 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान है। स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और तटरक्षक बल को तैयार कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के उत्तरी तमिलनाडु तट से टकराने के बाद कमजोर होने की उम्मीद है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई।
इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई हैं, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। योग को अपनाकर जहां मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है, वहीं कई योगासन अच्छी निद्रा लाने में भी सहायक होते हैं। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं तो नींद तो नहीं रहती, बल्कि विचारों का एक भंवर सा चलता रहता है। अगर आप विश्राम के लिए किसी तकनीक की तलाश में हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। बिस्तर पर जाने के बाद किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। स्पाइन को सीधा रखना जरूरी है, बाकी शरीर को बिल्कुल आरामदायक रखिएगा। यहाँ हम करेंगे प्राणायाम रेचक। रेचक में हम श्वास लेते हैं, कुछ देर रोकते हैं और श्वास को लंबा छोड़ते जाते हैं। जितना लिया था उससे डबल या और ज्यादा। कैसे करेंगे? श्वास लें, रोकें और छोड़ते जाएं। नॉर्मल श्वास 5 से 10 राउंड करते ही आप पाएंगे कि विचारों का सिलसिला थम गया है, मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब धीरे से करवट करके लेट जाना है। कुछ देर के लिए शवासन में आ जाएंगे। पैरों में दूरी रखेंगे, हाथ भी शरीर के पास और पूरा शरीर ढीला। श्वास पर ध्यान बनाए रखेंगे। आप पाएंगे शरीर भी आराम की स्थिति में जाने लगा है, मन भी शांत हो गया, चित्त भी स्थिर हो रहा है। अब धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, करवट पर आ जाएंगे, सीधे हाथ की दृढ़ासन की स्थिति बनाएंगे। जब आप सीधे हाथ की करवट पर आते हैं, दृढ़ासन करते हैं, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने लगता है, जो चंद्र नाड़ी है। और ये चंद्र नाड़ी जब चलती है तो शरीर में एक शीतलता आती है और मन पूरी तरह शांत होता जाता है। इस प्रकार से जब शरीर और मन शांत होते हैं तो विचार अपने आप थम जाते हैं और आरामदायक नींद में आप आसानी से चले जाते हैं। यहीं पर सो जाइएगा। विश्राम की इन तकनीकों को अपनाते अपनाते आप पाएंगे कि शरीर तो आराम पा ही रहा है, मन अब शांत रहने लगा है। और जब नींद पूरी होती है ना, तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। और अंत में मुख्य समाचार। भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री भी कर रहे शिरकत। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विमर्श। लातेहार दौरे के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने जिले के बहुमुखी विकास के लिए विजन एंड एक्शन प्लान का दिया सुझाव। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, छात्राओं से भी संवाद। रांची में आज से प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय मैराथन बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा समेत समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा की उम्मीद। और जामताड़ा पुलिस ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम, 4 आधार और एक मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद।